इंडिया का रियल एस्टेट 2047 तक 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक रिपोर्ट ऐसा दावा कर रही है और ये रिपोर्ट जारी करने वाले हैं खुद रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स ही। ये क्रेडाई और कॉलियर्स का ज्वाइंट रिपोर्ट है। क्रेडाई के नेटकॉन यानी कि नेशनल कन्वेंशन के दौरान ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। वैसे इतना लंबा प्रोजेक्शन ही करना था तो बेहतर होता कि ये रिपोर्ट साफ साफ बता ही देती 5 ट्रिलियन डॉलर होगा या 10 ट्रिलियन डॉलर। ये इतना लंबा प्रोजेक्टेड गैप कुछ समझ से परे है। खैर, लॉजिक का इंडियन रियल एस्टेट से क्या ही लेना देना। वैसे ये सवाल तो पूछना जरूरी है कि अभी इंडियन रियल एस्टेट का वैल्यूएशन कितना है। कोई 500 बिलियन डॉलर यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर का भी आधा। अब ये इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री है ही नहीं, बस है एक सेक्टर, किस रफ्तार से ग्रो करेगी और इन दावों का कैलकुलेशन क्या है, यह किसी को नहीं है पता। बस इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई ने अपने वार्षिक इवेंट नेटकॉन में बोल दिया सो बोल दिया और रिपोर्ट को कर दी रिलीज एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ मिलकर, जो दरअसल इन बिल्डर्स के ब्रोकरेज के बिजनेस में ही हैं। दावे ऐसे ऐसे कि चकरा जाए किसी अर्थशास्त्री का भी सर। यह और बात है कि एक आम घर खरीदार सोच में डूब जाए कि जब प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है ही नहीं उसके लिए, तो किस ग्राहक के भरोसे हो रहे हैं ऐसे ऐसे दावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। दरअसल रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बॉडी पहले भी ऐसे ऐसे दावे करती रही है जो उनके आत्ममुग्ध होने के मुजाहिरे से ज्यादा कुछ नहीं होता है। मसलन कि सालों पुराने एक ऐसे ही रिपोर्ट को कोट करते हुए बार बार यह कहना कि इंडियन रियल एस्टेट का साइज 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ऐसे कैसे? खैर, पूछे कौन? मीडिया तो पहले से ही उनकी जेब में है। वो सबसे बड़े एडवर्टाइजर जो ठहरे, और उनकी हॉस्पिटैलिटी पर ही कई रियल एस्टेट के पत्रकार तो देश विदेश में उनके साथ घूम ही रहे हैं। सवाल पूछे तो पूछे कौन? है किसी घर खरीदार की इतनी हैसियत कि किसी एक बिल्डर से भी सवाल पूछ ले? 2030 तक रियल एस्टेट का वैल्यूएशन होगा 1 ट्रिलियन डॉलर और है अभी साइज कोई 500 बिलियन डॉलर। मतलब कि 5 साल में वैल्यूएशन डबल, और उसके लिए जरूरी है कि CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हो 14% साल दर साल। और अगर इतनी तेज ग्रोथ है ही तो फिर हर समय का इतना रोना क्यों कि सेक्टर में स्लो डाउन है और उन्हें चाहिए सरकार से फेवरेबल पॉलिसीज। खैर, जब आपके ग्रोथ फोरकास्टिंग पर कोई सवाल उठना है ही नहीं तो फिर 14% CAGR क्यों? आप तो दावा ठोक दें कि आगे की ग्रोथ रेट होगी 24% CAGR या 50% CAGR, लेकिन फिर साथ साथ ये ना कहें कि बिजनेस में हेडविंड है, माहौल फेवरेबल नहीं है, घरों की बिक्री कम हो गई है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। वैसे ये रिपोर्ट किसके लिए रिलीज किए जाते हैं? ऐसा इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आम इंडियंस, आम घर खरीदार तो आपके इन दावों पर यकीन करने से रहे। सरकार को भी बहुत बेहतर पता है इंडस्ट्री के हालात, और विदेशी फंड अब इतने नादान कहां रह गए हैं जितने कि इंडियन रियल एस्टेट में अपने हाथ जलाने के पहले हुआ करते थे। अगर क्रेडाई के मेंबर बिल्डर्स अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर इतने ही सीरियस हैं तो फिर ऐसे ऐसे दावे करने के लिए सिंगापुर और दूसरे देशों में इवेंट करने की बजाय बिजनेस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आपस में तय करते हैं कि इस बिजनेस का जो पुअर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, ग्राहकों के जो ग्रीवांसेज हैं, उन पर काम करके लोगों का भरोसा जीतें। एक बड़े स्टेटमेंट देने के लिए विदेशों में जाने की क्या ही जरूरत है? बस एक प्रेस रिलीज इशू कर दो, आपका खर्चा भी बचा और आपके मीडिया हॉस्पिटैलिटी के तहत पत्रकारों को साथ लेकर विदेश घूमने का खर्च भी। और ऐसा भी नहीं है कि उनके इन विदेशों में जाकर कन्वेंशन करने का खर्च वो खुद ही उठा रहे हैं। दरअसल ऐसे किसी भी खर्च को आखिर वहन करना पड़ता है आम ग्राहकों को ही,
घर खरीदार ही महंगे होते जा रहे घरों से इसकी कीमत चुकाता है। यह किसी भी बिजनेस की ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको कोई भी स्वीकार करना ही नहीं चाहेगा। वैसे क्या विदेशों में जाकर आलीशान हॉस्पिटैलिटी के बीच ऐसे बड़े बड़े दावे करने के खर्च को भी ये बिल्डर्स अपने बढ़ते इनपुट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं? मुझे तो नहीं पता। मैं तो उनके नजरिए से एक निगेटिव जर्नलिस्ट हूं, सो कोई मुझे तो बताएगा भी नहीं। नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री में विदेशों में जाकर ऐसे बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्शन और दावों का लॉजिक होता है विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। लेकिन इंडियन रियल एस्टेट में अपने हाथ जला चुके विदेशी निवेशक अब बहुत ही सतर्क हो चुके हैं और रुपए की गिरती कीमत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे देश में जहां की रुपए की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है और रियल एस्टेट में कोई पारदर्शिता है ही नहीं? लेकिन नहीं, विदेशी निवेश के भी बड़े बड़े दावे हैं इस रिपोर्ट में। मसलन कि इंडियन रियल एस्टेट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पिछले 15 साल में हुआ है कोई $80 बिलियन। 15 साल का पुराना डाटा। अच्छा, फिगर को इंप्रेसिव जो दिखाना था, कोई कैसे बताए कि इंडियन रियल एस्टेट इतनी पोटेंशियल के बाद भी महज साल में औसत $5-6 बिलियन का ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ले पा रहा है, और वो भी ज्यादातर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही। वैसे ये दावा करना कि 2047 तक भारत का रियल एस्टेट सिर्फ अपने मिलियन स्क्वायर फीट और असेट वैल्यू के लिए ही नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ये दे रहे हैं उसके लिए जाना जाएगा, शायद देश के ज्यादातर घर खरीदारों के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अरे हुजूर, अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे होते ना, अगर आपके क्रेडाई के 13,000 में से ज्यादातर मेंबर्स कम से कम आधे भी रिस्पॉन्सिबल होते ना, तो बात ही क्या थी। क्यों आज देश में बिल्डर्स के नाम पर विश्वास की इतनी कमी है? इंडियन रियल एस्टेट में ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही होता है, और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट तो खैर घर खरीदारों के डिपॉजिट पर ही चलता है या फिर बंद पड़ा रहता है। अगर सही से घर खरीदारों के डिपॉजिट से भी चल रहा होता तो इतनी बदनामी ही क्यों होती? इतने मामलों में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ही क्यों होता? वैसे रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सप्लाई 2 गुनी होकर हर साल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हो जाएगी। अरे हुजूर, आज जो सप्लाई है वो तो बिक रहे नहीं, और जिस तरह से नौकरियां कम हो रही हैं उससे तो क्राइसिस और बढ़ेगी ही। साल में 10 लाख घर बेचने के लिए ग्राहक कहां है? अर्बनाइजेशन एक रियलिटी है और बड़े शहरों में पलायन भी हो रहा है, लेकिन तब तक ही जब तक कि नौकरियां मिल रही हैं। कोई बड़े बड़े मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, हाईवेज देखने के लिए तो शहर में आकर आपके घर खरीदने से रहा। एक और ऐसा ही दावा है जो अर्थशास्त्र या अर्बनाइजेशन को समझने वाले किसी भी इंसान के गले से नीचे नहीं उतर सकता है। रियल एस्टेट का जीडीपी में एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन 20% का बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। अभी कितना है? महज 7% के आसपास। यह 20% कैसे होगा, इस पर कोई क्लैरिटी है क्या? अगर है भी तो इन रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स के पास ऐसा कुछ डाटा भी है तो कम से कम वो क्लैरिटी इस रिपोर्ट में नहीं है। आज देश में इन्फ्लेशन की मार है आम जनता के ऊपर, नौकरियां कम हो रही हैं, कंजम्पशन यानी कि उपभोग काफी कम हो चुकी है, और ये बात सरकार भी मानती है। और सबसे बड़ी बात ये कि घरेलू बचत दर अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है, और ऐसे में यह दावा करना कि रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था और जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करेगा और लोग प्रॉपर्टी में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप में उतना ही विरोधाभासी भी है जितना कि यह हास्यास्पद है। और हां, यह दावा भी स्टॉक मार्केट को समझने वाला कोई इंसान नहीं है मानने वाला कि रियल एस्टेट के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40-50% तक रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से होगा 2047 तक। रीट एक अच्छा कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन इसका रिटर्न इतना कम है कि ना तो ये सीजन्ड इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है और ना ही रिटेल इन्वेस्टर्स को। रियल एस्टेट के टीयर 2 शहरों में असेट बेस बढ़ाने के प्रोजेक्शन भी हवाई दावे ज्यादा लगते हैं। ऐसा इसलिए भी
कि वहां अभी कोई अपनी इकोनॉमी, अपनी परचेज पावर तो है नहीं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वहां पर कोई ऐसा निवेश कर नहीं रहे हैं जिससे कि नौकरियां बढ़ें। और तो और जो एक उम्मीद बंधी भी थी कि आईटी सेक्टर का ग्रोथ नए कॉरिडोर्स में होगा, वो उम्मीद भी आज टूट रही है आईटी सेक्टर के स्लो डाउन और जॉब लॉसेज से। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट को पढ़कर आदम गोंडवी साहब की वो लाइनें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था, तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे इस वीडियो का मकसद क्रेडाई या रियल एस्टेट का मजाक उड़ाना कतई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में रियल एस्टेट का ग्रोथ हो, जॉब्स बढ़े, प्रॉस्पेरिटी आए और ओवरऑल विकास हो। लेकिन वो सब ऐसे हवाई रिपोर्ट्स और बेसलेस प्रोजेक्शन से होने से रहा, और ना ही विदेशों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करने से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जब तक कि देश में ही ये बिजनेस अपने फंडामेंटल्स पर काम ना करे। वैसे अर्थव्यवस्था के बाकी फंडामेंटल्स तो रियल एस्टेट के लॉबी के हाथ में है नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्रेडाई अपने मेंबर्स बिल्डर्स को कम से कम ये तो ताकीद करे कि वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। आज क्रेडाई के मेंबर्स, और सिर्फ छोटे छोटे बिल्डर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम जैसे कि गोदरेज भी अपने घर खरीदारों के सवाल उठाने पर कानूनी धमकी देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। जरूरत इस बात की है कि क्रेडाई के बिल्डर्स पहले अपने घर को ऑर्डर में ले आएं और जीतें विश्वास आम ग्राहकों का। एक ऐसा माहौल बनाएं, एक ऐसा बिजनेस का इकोसिस्टम बनाएं कि बिल्डर को पैसे देते समय आम घर खरीदार के मन में डर ना हो। क्या ऐसा होगा यह तो नहीं पता, लेकिन शायद अगले साल फिर किसी और देश में जाकर कई और बड़े बड़े दावे होंगे, इतना तो हमें पता है पिछले कुछ सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। दोस्तों, क्रेडाई के रिपोर्ट और ग्रोथ प्रोजेक्शन पर आप क्या सोचते हैं? कितने सच हैं ये दावे और कितने हैं झूठे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।